हेलो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने 9th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति को कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम उस चैप्टर के एमसीक्यू करने वाले हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो देखो, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में 1792 में जो नवनिर्वाचित असेंबली थी उसको क्या कहा गया था? तो इसका आंसर क्या है? कन्वेंशन कहा गया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 1792 में जैकोबिन्स के विद्रोह के परिणाम स्वरूप कौन सी घटना घटी? बताएं। जैकोबिन्स ने विद्रोह किया था ना, तो क्या 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 करा था उन्होंने? बताएं। क्रांतिकारियों ने ट्यूलेरीज के महल पे धावा बोला था, राजा के रक्षकों का नरसंहार किया था, राजा को कई घंटों तक बंधक बनाया था, या उपरोक्त सभी? तो हमने पढ़ा था ना, क्या किया था? ट्यूलेरीज के महल पे धावा बोल के जितने भी वहाँ पे वो रक्षक खड़े थे उनको सबको मार दिया था, और राजा को किडनैप किया था ना, कई घंटों तक बंधक बनाया था। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रांस में सोकुलात किसे कहा जाता था? नेशनल असेंबली को, सम्राट के अंगरक्षकों को, या फिर जैकोबिन्स को, या फिर पादरी वर्ग को? बताएं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? जैकोबिन्स को। जैकोबिन्स को क्यों कहा जाता था सोकुलात? क्योंकि वो क्या पहनते थे? वो एक पजामा पहनते थे जिसमें धारियां बनी होती थी, क्योंकि जो समृद्ध वर्ग थे वो लोग पहनते थे निक्कर टाइप में जो घुटनों तक होता था, और ये लोग क्या पहनते थे? ये लोग पहनते थे पजामा, जिसको ये कहते थे बिना घुटनने वाला, ना, सो कुलात। तो किसको? जैकोबिन्स को कहा गया सो कुलात। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैकोबिन्स का नेता कौन था? रोबेस्पियर, जॉर्ज दंतन, कैमिल डासमोलिस, या फिर ओलम दे गुल्स? कौन था? जल्दी बताओ, जैकोबिन्स का नेता कौन था? रोबेस्पियर। रोबेस्पियर था जैकोबिन्स का नेता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रांस का सबसे सफलतम क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब कौन सा था? ये ऑप्शन है ड्यूनिक, जैकोबिन, या फिर ज्यूरिक, या इनमें से कोई भी नहीं। क्या आंसर होगा इसका? बताएं कौन था? हाँ जी, इसका आंसर है जैकोबिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टूटी हुई जंजीर और फ्राइजन लाल टोपी फ्रांस में किसके प्रतीक थे? करों की समाप्ति के, गणतंत्र की स्थापना के, दासों की स्वतंत्रता के, या फिर बास्तिल के पतन के? तो कुछ प्रतीक थे ना, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो किस चीज का? जो दास थे उनको जंजीरों में बांध के रखा जाता था। तो टूटी हुई जंजीर दासों की स्वतंत्रता के प्रतीक थे, और वो ये वाली टोपी पहनते थे, लाल कलर की फ्राइजन टोपी। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के राष्ट्रीय रंग कौन से थे? बताओ जरा। नीला पीला लाल था, नीला सफ़ेद लाल था, लाल सफ़ेद हरा था, या काला पीला लाल था? कौन सा था? नीला सफ़ेद लाल। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। ये टिप्पणी फ्रांसीसी क्रांति में किसने की थी? किसने अपने उसमें एक लेख में लिखा था ना कि जो जनता का सारा कार्यभार किसे सौंपा है? अमीरों को। किसने बताया? किसने बोली थी ये बात? ये बात किसने बोली थी? जो पॉल मरा ने बोली थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
एक अंग्रेज था जिसने वर्ष 1787 से 1789 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्राओं का विवरण लिखा। वो कौन था? हमने बॉक्स में पढ़ा था ना, एक अंग्रेज था जिसने लिखा था। क्या नाम था उसका? आर्थर यंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रशा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध में सेना ने कौन सा देशभक्ति गीत गाया? कौन सा गाया था? मार्शिले कवि रोजेर दे लाइल द्वारा लिखित। मार्शिले आज भी क्या है? वहां का राष्ट्रीय गीत है। और पहले क्या हो रहा था? याद है कोई स्टोरी? क्या था? राजा बेशक से लोगों को दिखा रहा था कि उनके साथ है, लेकिन प्रशा के साथ षड्यंत्र कर रहा था। फिर क्या हुआ था बाद में कि नेशनल असेंबली ने इसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उन देशों के नाम दीजिए जिनके विरुद्ध नेशनल असेंबली ने सन 1792 में युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया। किसके खिलाफ? प्रशा और ऑस्ट्रिया। अभी क्वेश्चन में पढ़ा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में पुरुष एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा किसने की? किसने की थी? नेशनल असेंबली ने। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1791 के फ्रांसीसी संविधान में किसे सक्रिय नागरिक का दर्जा मिला था? किसे मिला था? जो लोग वोट दे सकते थे। महिला कैसी नागरिक थी? निष्क्रिय, क्योंकि उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। और जो निर्धन व्यक्ति थे, गरीब लोग थे, उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिन्हें मत देने का अधिकार था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी पुरुषों को मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए फ्रांस में संविधान कब बना था? कब बना था फ्रांस में संविधान? 1791 में। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सभा यानी कि नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप कब पूरा किया था? तो कब किया था? अभी अभी हमने देखा ना, कब? 1791 में। अगला क्वेश्चन है, नेशनल असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश कब पारित किया? तो कब पारित किया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 अगस्त 1789। अपना अगला क्वेश्चन है, 20 जून को वर्साई में तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? 20 जून को वर्साई के टेनिस कोर्ट में लोग इकट्ठा हुए थे ना, और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था। तो उनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? मिराबियो और आबेसिये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ए और बी दोनों। अपना अगला क्वेश्चन है, टेनिस कोर्ट शपथ कहाँ हुई? कहाँ हुई थी टेनिस कोर्ट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। वर्साई में था ना इंडोर टेनिस कोर्ट, तो उसमें हुई थी टेनिस कोर्ट की शपथ। अगला क्वेश्चन है, टाइद का अर्थ होता है, क्या होता है? टाइद क्या था? एक धार्मिक कर था जिसको कौन वसूलता था? चर्च वसूलते थे। कैसे? कृषि की उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में लेते थे चर्च। तो ये होगा इसका सही आंसर डी। अपना अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति में तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों ने खुद को नेशनल असेंबली कब घोषित किया? तो कब किया था? टेनिस कोर्ट में ना, वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट स्टेडियम में 20 जून 1789 को। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्यों हुआ था ये?
जब बैठक बुलाई गई थी नेशनल असेंबली, तो करों की वृद्धि के लिए बैठक हो रही थी। तो क्या था, तीनों वर्ग के लोग आए थे, प्रथम स्टेट के, द्वितीय स्टेट के और तृतीय स्टेट के, तीनों के लोग आए थे। प्रथम स्टेट से 300 लोग, द्वितीय स्टेट से 300 लोग और तीसरे स्टेट से 600 लोग आए थे। जो पहले और दूसरे स्टेट के लोग थे, एक तो उनको बिठाया गया चेयर्स पे आमने सामने, और जो तीसरे स्टेट के लोग थे उनको उनके पीछे खड़ा किया गया था। तो लेकिन उनका क्या था, उनका नियम था कि हर एक ग्रुप से, यानी कि हर एक स्टेट से, हर वर्ग से एक मत होगा। यानी कि प्रथम स्टेट के जो 300 लोग हैं उनको मिला के एक ही मत बनेगा, ऐसे ही दूसरे के भी, ऐसे ही तीसरे के भी, चाहे 600 लोग हो चाहे 500 लोग हो, कितने भी लोग हो। लेकिन जो तीसरे स्टेट के लोग थे उसमें कौन लोग आए थे, जो थोड़े से समृद्ध और पढ़े लिखे लोग थे। तो उन्होंने कहा रूल ये नहीं होना चाहिए, रूल क्या होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन राजा ने उनकी बात को ठुकरा दिया था। तो उन लोगों ने क्या किया था, असेंबली से चले गए थे वो लोग, उन्होंने असेंबली को अटेंड नहीं किया और टेनिस कोर्ट में जाके अपने आप को उन्होंने नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था। तो ये हुआ था इसमें। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? मिराबियो, आबेसिए, जॉन लॉ या फिर जॉन जॉक रूसो? क्या होगा इसका सही आंसर? तो कौन है? रूसो। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं रूसो। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने नए करों के प्रस्ताव के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई थी। वो बैठक कब बुलाई थी? कब बुलाई थी? सही आंसर हो जाएगा डी, 5 मई 1789 को बुलाई थी। अपना अगला क्वेश्चन है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से पहले अंतिम बार स्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई गई थी? कब बुलाई गई थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1614 में। और उसके बाद सीधा कब बुलाई जा रही है? 1789 में। अपना अगला क्वेश्चन है मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा किससे प्रेरित थी? किससे प्रेरित थी? अमेरिकी क्रांति से, अमेरिका में जो क्रांति हुई से उससे प्रेरित थी। अपना अगला क्वेश्चन है गिलोटिन क्या था? क्या था गिलोटिन? लोगों के सिर काटने के लिए 2 डंडों और एक ब्लेड से बना एक उपकरण था, जिससे क्या करते थे? मृत्युदंड दिया जाता था लोगों को। रेबोस्पेयर ने के साथ भी यही हुआ ना, रेबोस्पेयर को भी मृत्युदंड दिया गया था, गिलोटिन पे उसको चढ़ा दिया गया था। रेबोस्पेयर के काल को क्या बोलते थे? आतंक का काल। ठीक है, यहाँ तक की चीजें समझ में आई। अब आप लोग मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और अब हम अगला चैप्टर करेंगे अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम यूरोप में साम्यवाद और रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखते रहे जीके बैंक।